नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटेरिया पे। हम सॉल्व कर रहे हैं आरपीएससी आरएएस प्री एग्जाम विच हैड हेल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2023। प्री एग्जाम का फुल सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हम करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। हम नीति आयोग तक पढ़ा चुके हैं, हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम उसको ड्रॉप करके बीच में राजस्थान पीसीएस के प्री एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व करने का हमने आपसे वादा किया था, जो कि हम कर रहे हैं। हमने एक तिहाई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। 54वां क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर। ये राजस्थान पीसीएस का पेपर है, ध्यान दीजिएगा। और आने वाले यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपीएससी और यूपी समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए आपको आधार मिलेगा। ये क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करके देखेंगे। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कह रहा है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। क्या कहता है? केंद्रीय संस्कृति, समझते हैं ना, संस्कृति सभ्यता, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। चौथा ऑप्शन है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। देखिए, और पांचवा ऑप्शन जैसा आप जान रहे हैं आरएएस में है अनुत्तरित प्रश्न। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन था केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। तीसरा ऑप्शन था केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। चौथा ऑप्शन था केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। पांचवा ऑप्शन था अनुत्तरित प्रश्न। तुम्हारा सही आंसर है पहला ऑप्शन 54 का 1, मेरा गांव मेरी धरोहर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, फिर 55वां क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रमंडल संसदीय, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का नौवां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में किस शहर में आयोजित किया गया था? किस शहर में आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है कोटा, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, चौथा ऑप्शन है जोधपुर, पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। देखिए, आरएएसपी के क्वेश्चन पेपर में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 55 कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो उदयपुर में आयोजित किया गया था, या कोटा में आयोजित किया गया था, या जयपुर में आयोजित किया गया था, या जोधपुर में आयोजित किया गया था, या अनुत्तरित प्रश्न। तो देखिए, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन उदयपुर शहर में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 का 1 ऑप्शन करेक्ट है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 करने। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जब हम किसी क्वेश्चन पेपर को कर लेते हैं और उसके लेवल को देखते हैं। अगर हम पीसीएस और आईएएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पीसीएस और आईएएस लेवल के हर प्रांतीय परीक्षाओं के क्वेश्चंस पर ध्यान देना होगा, किस लेवल से क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा मेरी बात।
कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोगी की पहचान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए एआई फॉर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड ग्लोबल समिट, गुड ग्लोबल समिट 2023। क्या कहा जा रहा है? एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में मतलब अभी रिसेंट में ही, हाल ही में किस देश में आयोजित हुई? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके चार ऑप्शन हमारे पास होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई? देश का नाम दिया है जापान, और दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास है स्विट्जरलैंड, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा ऑप्शन हमारे पास है चीन, और पांचवा ऑप्शन हमारे पास है अनुत्तरित प्रश्न। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई? ये देखिए ऑप्शन 2 स्विट्जरलैंड सही आंसर, 56 का ऑप्शन 2 करेक्ट है। हम सेट ए को सॉल्व कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा, निम्न में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य, राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है, क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार घोटड़, सेकेंड ऑप्शन है देवीलाल महिया, थर्ड ऑप्शन है अतुल चतुर्वेदी, फोर्थ ऑप्शन है बद्री नारायण, और फिफ्थ ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। निम्न में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? डॉक्टर राम कुमार घोटड़, देवीलाल महिया, अतुल चतुर्वेदी, बद्री नारायण या अनुत्तरित प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है देवीलाल महिया को। देवीलाल महिया को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 58, राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू
कहां पे है ये? अजरबैजान देश में, बाकू अजरबैजान में आयोजित। कौन है? राजेश्वरी कुमारी, जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में पांचवा स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है। पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है। इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध किस खेल से है? पहला है ऑप्शन तीरंदाजी, दूसरा ऑप्शन है निशानेबाजी, राजेश्वरी कुमारी, तीसरा ऑप्शन है जिम्नास्टिक, चौथा ऑप्शन है लंबी कूद और पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। देखिए कहा जा रहा है राजेश्वरी कुमारी, जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में पांचवा स्थान प्राप्त करके पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है, उनका संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है या निशानेबाजी से है या जिम्नास्टिक से है या लंबी कूद से है या पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखिए राजेश्वरी कुमारी का संबंध निशानेबाजी खेल से है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ वी हैव प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 59। हम आरपीएससी आरएएस पीटी एग्जामिनेशन 1 अक्टूबर 2023 के पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। सेट ए को हम सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चंस और आंसर्स और ऑप्शंस को हम बराबर लिख रहे हैं, आप किसी तरह से कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन और उसके आंसर भी हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को, भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई? किस देश में आयोजित की गई थी? पहला ऑप्शन नेपाल में, आपको बताना है। दूसरा ऑप्शन फ्रांस में, तीसरा ऑप्शन दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया, या फोर्थ ऑप्शन कनाडा में,
या फिफ्थ ऑप्शन, जैसा कि आप जान रहे हैं इस बार से आरपीएससी ने लागू कर दिया है अनुत्तरित प्रश्न। अनुत्तरित प्रश्न, भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी? नेपाल में या फ्रांस में या दक्षिण कोरिया में या कनाडा में? या इस प्रश्न का उत्तर दिया है पांचवा ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न। देखिए ये स्पर्धा दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में भारत की सीए भवानी देवी ने, हाल ही में भारत की सीए भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी होंगे? किस देश के खिलाड़ी से हार गई? वे फाइनल में किस देश से खिलाड़ी से हारी? हाल ही में भारत की चार्टेड अकाउंटेंट भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? किस देश के खिलाड़ी से? पहला ऑप्शन मिस्र की खिलाड़ी से, दूसरा ऑप्शन यूएई की खिलाड़ी से, संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा ऑप्शन है जापान की खिलाड़ी से, चौथा ऑप्शन है उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी से, पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। देखिए हाल ही में भारत की सीए भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? क्या मिस्र के खिलाड़ी से हार गई, या यूएई की खिलाड़ी से हार गई, या जापान की खिलाड़ी से हार गई, या उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी से हार गई, या अनुत्तरित प्रश्न है इसका आंसर। देखिए ये जो भवानी देवी है ये उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी से हार गई थी। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन 4 करेक्ट है। यहीं पे आता है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, कॉम्पिटिटिव स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। इस गोल पे चलता है और आपको स्टडी पूरा सिलेक्शन तक देता है, इसलिए स्टडी हार्ड करिए और सक्सेस को गेट करिए। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का ये महत्वपूर्ण प्रोग्राम आप सभी लोग को प्रोत्साहित करता है मुफ्त शिक्षा और एक परिशोधित, परिशिष्टित और संश्लेषित शिक्षा आपको प्रदान करता है। पूरी तरीके से हम प्यूरिफाइड मैटर आपको देते हैं, कंप्लीट जी स्टार्ट क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी देते हैं। अगर आपको यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो मैं मूल मंत्र बता दूं, आपको एनसीईआरटी करनी होगी और न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस भारतीय भाषा को गांधी शांति, किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार, अब कहाँ का पुरस्कार पूछा गया? 2021 हेतु चयनित किया गया। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया है कि किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया? 2021 का गांधी शांति पुरस्कार बांटा गया है। तो इसमें देखिए पहली संस्था है
सुलभ इंटरनेशनल। दूसरी जो संस्था है गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर। तीसरी जो संस्था है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। चौथी जो संस्था है विवेकानंद, विवेकानंद केंद्र, कहां पर? कन्याकुमारी, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी। और पांचवा ऑप्शन जैसा कि आप जानते हैं आरपीएससी ने चालू किया है इस बार एग्जामिनेशन से, अनुत्तरित प्रश्न। किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया है? क्या सुलभ इंटरनेशनल को, क्या गीता प्रेस गोरखपुर को, क्या रामकृष्ण मिशन को, क्या विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को, या ये ऑप्शन होगा अनुत्तरित प्रश्न? देखिए गीता प्रेस गोरखपुर को, बहुत ही पॉपुलर मुद्दा था ये क्वेश्चन था करंट अफेयर का, किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया है, तो बहुत ही पॉपुलर चल रहा था कि गीता प्रेस गोरखपुर को, ये ऐसी संस्था है जिनको गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, गीता प्रेस गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है। बहुत ही तेजी से हम ये क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, लेकिन हम पूरा इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, पूरा रिटन फॉर्म में ले आ रहे हैं, ऑप्शंस को लिख रहे हैं और करेक्ट आंसर को हम ट्रैक कर रहे हैं और आप पूरी तरीके से इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? FISU, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2024, गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? बहुत ही सुंदर प्रश्न। क्वेश्चन क्या है? FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? हमारे पास यहां ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि छठा स्थान, दूसरा ऑप्शन है 7वां स्थान, तीसरा ऑप्शन है चौथा स्थान और चौथा ऑप्शन है 5वां स्थान और फिफ्थ ऑप्शन, जैसा कि आप जान रहे हैं इस बार से आरपीएससी ने लागू किया है, अनुत्तरित प्रश्न। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो FISU की पदक तालिका में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने 7वां स्थान, ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर 2, 7वां स्थान प्राप्त किया है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया है, जो कि 62 प्रश्न का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, 7वां स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 63, अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन, ध्यान दीजिएगा, 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में
मलेशिया को एशियन चैंपियनशिप में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह मैच, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, किस स्टेडियम में खेला गया था? किस स्टेडियम में खेला गया? क्वेश्चन, पहला नाम है स्टेडियम का श्री कांतिरावा स्टेडियम। दूसरा स्टेडियम का नाम है मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम। तीसरे स्टेडियम का नाम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। चौथा स्टेडियम का नाम है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। और पांचवा, जैसा आप जान रहे हैं इस बार से आरपीएससी में आ रहा है अनुत्तरित प्रश्न, 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। ये मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? क्या श्री कांतिरावा स्टेडियम में खेला गया था, या मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में खेला गया था, या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला गया था, या एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था, या अनुत्तरित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 63, इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में खेला गया था। इसमें कि चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में भारत ने हराया, क्योंकि 12 अगस्त 2023 को हुआ था। भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। ये मैच मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में खेला गया था। हमने 63 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। वैकेंसी अपडेट को देख लेते हैं। वैकेंसीज अपडेट को देख लेते हैं। वैकेंसीज अपडेट आप देख लीजिए। यूजीसी की तरफ से एनटीए ऑर्गेनाइज कराती है नेट एग्जामिनेशन, जो कि चल रहा है दिसंबर साइकिल। इसके फॉर्म निकल गए हैं, इसके फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जामिनेशन के फॉर्म निकल गए, जो कि मेंस एग्जाम होंगे, जिसमें कि यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 जो पास होगा वही भर सकता है। इसके बाद एमपीपीसीएस प्री एग्जामिनेशन 2023 के फॉर्म लाइव हैं, जिसका कि एग्जामिनेशन 17 दिसंबर 2023 को होगा। और यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल के एग्जाम की डेट आ गई 6 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक। यूजीसी नेट 6 दिसंबर जेआरएफ और 22 दिसंबर तक चलेगा नेट जेआरएफ के शेड्यूल। ये टोटल हमारी जो यूजीसी नेट ने निकाली है 83 सब्जेक्ट्स के लिए निकाली है। 83 सब्जेक्ट्स के लिए ये सारी नेट जेआरएफ की आई है एग्जामिनेशन। इसको पास करने के बाद आप जूनियर रिसर्च फेलो कर सकते हैं, या तो एज बार अगर न देखे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप इसमें से निकलेगा। जो कि आपकी एज होगी 30 साल तक तो आप जेआरएफ कहे जाएंगे, अदरवाइज उससे ज़्यादा आपकी एज होगी तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, वो निकलेगा आपका रिजल्ट। और इसके बाद और भी महत्वपूर्ण वैकेंसीज आई है डिप्टी रजिस्ट्रार की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, और रजिस्ट्रार्स की भी पोस्टें आई हैं कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। इसको आप इंडीड और जो भी महत्वपूर्ण साइट्स है या गूगल न्यूज़ के थ्रू भी आप देख सकते हैं।
और जो महत्वपूर्ण वैकेंसी की बात करें तो आरपीएससी में लगातार वैकेंसी आती जाती रह रही है। आरपीएससी की भी वेबसाइट को आप सर्च करिए। और राजस्थान बोर्ड में एक वैकेंसी आई है। राजस्थान तरीका से विद्युत बोर्ड है, उसमें वैकेंसी आई है आपकी लॉ ऑफिसर्स की आई है, ग्रेड सेकंड लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आई है, जो कि लेवल 12 इसका आपका पे ग्रेड होगा। लेवल 12 की प्री ग्रेड पे ये सारी वैकेंसीज हैं। लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज के साथ साथ 2 वैकेंसीज और हैं, जो कि लेवल 12 लेवल की जो है ग्रेड पे है। इसमें आप लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकंड मैंने ध्यान दिया। इसके अलावा भी और भी पोस्टें आप देख लीजिएगा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड या विद्युत बोर्ड में है ये वैकेंसी। राजस्थान स्टेट की आप साइट खोलिएगा, राजस्थान स्टेट वैकेंसी में आप सर्च कर लीजिएगा। अगर आप राजस्थान का फॉर्म भरने के लिए इंटरेस्टेड तो राजस्थान वैकेंसीज में आपको राजस्थान के किसी बोर्ड में वैकेंसी आई है लॉ ऑफिसर की, मैंने भी रिसेंट देखा था, उसको आप भर लीजिएगा। वैकेंसी अपडेट की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और हमने देखा था इंडीड के थ्रू हमें मिला था बीएचयू में कोई एक फॉर्म आया है कॉन्ट्रैक्चुअल पे, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी वहाँ पे है एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की, उसको भी आप पता कर लीजिएगा। उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं, सब संविदा पे जॉब नहीं करती है। तो इस प्रकार से आप महत्वपूर्ण वैकेंसीज को भर सकते हैं। एफसीआई में भी वैकेंसी आई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, इसको भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज हैं, विभिन्न प्रकार की जॉब्स हैं, आप उसके लिए बराबर अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जैसे दिया था भी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दिया था कि हम रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के हम पोस्ट निकाल रहे हैं। आपको लगभग 181 की मुझे इंफॉर्मेशन है, लगभग 181 पोस्ट की जो फॉर्म आएगी वो जल्दी से जल्दी ये एडवर्टाइजमेंट निकल जाएगी। ये वेबसाइट होगी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी। इस पर रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के फॉर्म आपके भरे जाएंगे। 181 पोस्ट होगी। और एक और अपडेट हमारे पास आई है, ये जो एमपीपीसीएस की बात कर रहे थे, इसका प्री 2013 का एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को हो रहा है। लेकिन वहीं साथ ही साथ जो कैलेंडर एमपीपीएससी ने जारी किया है, इनके में एमपीपीसीएस प्री का जो 2024 का एग्जाम है, इसकी भी डेट इन्होंने दे दी है। एक्सपेक्टेड डेट जो है 2024 वाला एग्जाम है, वो भी 28 अप्रैल तक करा लिया जाएगा। 28 अप्रैल तक, 22 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में एक डेट फाइनल है। मैं आपको फाइनल डेट कल बता दूंगा, लेकिन ये पूरा मान के चलिए 22 या 28 अप्रैल को एग्जाम है। 22 है या 28 तारीख है, ये एक्सपेक्टेड डेट है। ये 2024 एमपीपीसीएस प्री की, जो कि 23 का भी डेट आ गया है और 23 के फॉर्म भरे जा रहे हैं, बहुत कम ही दिन बचे हैं फॉर्म की डेट में। तो इसमें जो एमपीपीसीएस के फॉर्म आए तो टोटल वैकेंसी 270, और इसमें से की जनरल की वैकेंसी टोटल 90 है। जनरल कैंडिडेट की वैकेंसी कितनी है? 270 में से जनरल कैंडिडेट की यूआर की वैकेंसी अगर आप देखेंगे सारे कोटे काटने के बाद तो 90 वैकेंसी जनरल की है। और अदर स्टेट की अगर बात कर लें तो अदर स्टेट को अगर 15% भी मिलता है तो आप 13 वैकेंसी मिलेगी आपको अदर स्टेट में। ये रिजर्व 270 में से। और अभी एमपीपीसीएस में एसीएफ या आरएफओ की पोस्ट नहीं आई है। ये जो फॉर्म आता है ये स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज एसएफएस के थ्रू जब निकलेगा, अभी एसएसई निकला है, एमपीपीसीएस का एसएसई स्टेट सर्विस एग्जाम, क्योंकि सही अभी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के फॉर्म आएंगे। इसमें कि साइंस, इन्वायरमेंटल और कुछ इंजीनियरिंग फील्ड और इकोनॉमिक्स वगैरह के स्टूडेंट्स ही फॉरेस्ट सर्विसेज में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या रेंज फॉरेस्ट अफसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पिछली बार जो एमपीपीसीएस का फॉर्म आया था उसमें भी एसीएफ के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई थी, सिर्फ रेंज फॉरेस्ट अफसर वगैरह के लिए आई थी, जिसमें कि एज आपकी 30 इयर्स तक ही होती है। लेकिन जब एसीएफ के लिए आप भरेंगे तो यहाँ आपको एज मिल जाएगी 40 इयर्स तक। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की एज एमपीपीसीएस एसडीएम वगैरह की जो एज होती है प्रशासकीय, उसके बराबर ही एज रखी जाती है। तो अभी एसडीएम, डीएसपी इत्यादि के फॉर्म आए, लेकिन एमपीपीसीएस में भी अगर आपको देखें तो डीएसपी बनने के लिए जो एज बार है वो आपके 28 से 30 साल के बीच में ही है। डीएसपी आप नहीं बन सकते अगर आपकी उम्र 40 साल
तक है। तो ये भी एक पुलिस सर्विस का जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो बनते हैं यहाँ पर MPPCS से आप, इसके लिए जो एज है ये ध्यान दीजिएगा 28 से 30 साल तक ही मैक्सिमम एज है। इससे ज़्यादा एज वाले ना तो RFO बन सकते हैं और ना तो DSP बन सकते हैं। तो आप ACF बनना हो या प्रांतीय सेवा का कोई प्रशासनिक अफसर बनना हो तो आपका 40 साल एज है। 40 साल ये जनरल की मैं एज बता रहा हूँ UR की। और जो ST SC OBC होंगे सिर्फ MP के, उन्हीं को मिलेगा कोटा। अदर स्टेट के ST SC OBC यहाँ पर UR में काउंट होंगे, ध्यान दीजिएगा। और जो 83% सीट है MP में, MPPCS में जो 83% सीट है, इसी पर आप फाइट कर रहे हो UR के साथ। जो आपकी 17% सीट यहाँ पे है, 17% सीट जो है, सॉरी 17% 13% सीट, 87% ऑफ फैक्टर, 13% सीट जो है OBC के लिए आरक्षित है, कंफर्म। 13 से 27% के बीच में आरक्षण होता है OBC का। तो ये ध्यान दीजिएगा, MPPCS में OBC का आरक्षण लागू हो गया है। सारे केस जो जीते हैं वहाँ पे, कई जो केसेस चल रहे थे, अभी भी कुछ मेंस एग्जाम के रिजल्ट नहीं आए जिनकी केसेस चल रहे हैं, लेकिन आप MP एग्जाम दीजिए और अच्छे से तैयार कीजिए। ये हमारा राजस्थान PCS प्री का पेपर का हमने अभी तक पूरा कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 63 तक सॉल्व कर लिया है। टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन आया क्वेश्चन पेपर में 150 है। धीरे धीरे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आप कॉम्पिटिटिव को सब्सक्राइब करते रहें, हम आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे। बशर्ते आप चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक।